तो शादी के 20 साल बाद आपने कैसे सोचा कि अब आपको काम करना है? बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे छोटी बेटी 10 साल की हो गई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए। ऐसा सोच के मैं थोड़ा बाहर निकली और हस्बैंड को सपोर्ट करूं, क्योंकि वो बाहर कर रहे थे जॉब। तो दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी यहीं आ जाओ, मैं भी आपके साथ यहाँ पे अपन दोनों मिलके करेंगे साथ में। तो ये सोच के फिर मैंने जॉब करने का सोचा। तो तब तब अंकल भोपाल में नहीं थे, तब अंकल कहीं और थे। वो सबसे पहले थे दिल्ली में सहारा न्यूज चैनल में, उसके बाद फिर रायपुर में आए। फिर रायपुर ओके। ऐसे करके 5-6 साल बाहर रहे वो। तो ओके, तो 5-6 साल भोपाल में ही थी। भोपाल में ही थी। उसके बीच में मैंने ना, जब पहला बेटा मेरा बेटा जब 2 साल का था, तब मैंने एक स्कूल में जॉब कर लिया था, हाफ डे में। ओके। और तब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मैं दोपहर में जाती थी, तो बेटे को भी साथ, वो प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि आप उसे भी लेके आ सकते हो, क्योंकि उसकी समस्या थी संभालने की। तो मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, और स्थिति भी उस समय ऐसी थी कि मुझे नीड थी जॉब की। तो ओके। फिर मैं स्कूल में हाफ डे के लिए गई और बेटे को भी साथ में लेके जाती थी। ऐसे वहां 2 साल मैंने जॉब किया, 98 99 और 2000 तक। फिर ओके। बेटी आ गई, तो फिर मैंने फिर दोनों बच्चों पे ध्यान दिया। ओके। फिर फिर उसके बाद आपने काम करना शुरू किया फिर उसके बाद वापस मैंने से। फिर दिमाग में आया कि अरे घर के काम तो होते रहते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ में हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी। क्योंकि वो क्या होता है ओके। ना, हाउसवाइफ बन के रहना है ना, एक टिपिकल लेडी बन जाते हैं अपन। कि वही किचन में रहना, वही सब लाइफस्टाइल मेरी बहुत डिफरेंट, और मैं कुछ हट के जीना चाह रही थी अपने लिए। तो फिर मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। उसमें कोर्स भी था, उन्होंने सर ने कहा कि नहीं पहले आप कोर्स करेंगे, तो वहाँ स्पेशल बच्चों का टीचिंग था। तो मैं, वो मेरी फ्रेंड करती थी, तो उसका बच्चा और मेरा बेटे को मैं, हम दोनों साथ में ले, तो पहले मैं उनके पास पहुंच जाती थी वहां पे। तो मैंने वो देखा कि अरे यार ये तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर सर से बात करी, तो सर ने कहा कि नहीं इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कोर्स? फिर मैंने भोज यूनिवर्सिटी फाउंडेशन का कोर्स किया। और जब रिजल्ट आ गया, तो मैं सर के पास गई। मैंने कहा सर आपने कहा था, और उनसे मैंने ये भी बोला था कि सर मैं कर तो रही हूँ, क्योंकि वो कोर्स महंगा था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि उस पे कोर्स में पैसा खर्च करना है ना, मेरे लिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना था। मैंने कहा सर मैं कर तो ओके। दूंगी, लेकिन आप जॉब देंगे? तो सर ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं आपको जॉब दूंगा। जब मेरा रिजल्ट आया, मैं उनके पास गई, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं, अभी वो वाला प्रोजेक्ट तो हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन अब हमारे पास ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाने का है, और आप एमए बीएड हैं, तो आप कर पाएंगी क्या? मैंने कहा यस सर। तो मेरा इंटरव्यू लिया गया, और करीब 2 घंटे इंटरव्यू चला। अरे बाप रे। ये पढ़ा पाएंगी कि नहीं हर टॉपिक पे। फिर बच्चों के साथ बिठा के क्योंकि वो बच्चे थे बस्ती के, नॉर्मल बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनको टीचर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहिए था, इन्हें देना चाह रहे थे सर। तो उन्होंने ओके। मेरा वो किया। फिर बाद में बच्चों से पूछा अलग से जाके कि कैसा रहेगा ये अगर आपकी टीचर बनेगी। तो बच्चों ने कहा सर आप इन्हें हमारी टीचर बना दीजिए, इन्हें सिलेक्ट कर हाँ। दीजिए। तो फिर मैंने वो ड्रॉप आउट बच्चे को पढ़ाने का शुरू किया। मुझे काम लगा, किया। हाँ। तब मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए उन्होंने रखा था, 3 घंटे पढ़ाने जाती थी मैं, 3 से 6 बजे तक। और वो बच्चे ऐसे हाँ। थे कि डोमेस्टिक वर्कर के बच्चे थे, और वो खुद भी वो थे, यानी वो भी घरों में काम करने जाते थे। और वो ओके। एनजीओ में वोकेशनल ट्रेनिंग चलती थी, जैसे ब्यूटिशियन की और टेलरिंग की। तो वो कोर्स वो कर रहे थे। तो उसकी ओके। उनसे जब चर्चा की, और जहां वो प्रोजेक्ट जो चल रहा था, तो उसमें ये भी था कि इन्हें आगे भी बढ़ाना है, इन्हें एजुकेशन के माध्यम से उनकी स्किल डेवलप करके और उन्हें और आगे बढ़ाना। आगे लेके जाना है। हाँ, आगे लेके जाना। तो उसमें क्या था कि वो कुछ बच्चे से ईयर की बात है? ये 2010-11 की है।
10-11 के बाद तब तो इतना आप आपके मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम पे विमेन्स को इतना पुश करते थे कि ग्राउंड पे जाके काम करने के लिए, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, आपका बड़ी काम ग्राउंड वर्क पे थी। था। और उसमें ये था कि उनको है ना, ये जो ट्रेनिंग फ्री में दी जा रही थी, टेलर ब्यूटिशियन और टेलरिंग, उसके लिए भी हमें सर्वे करने भेजते थे कि आप सर्वे, तो हम हाँ डोर टू डोर सर्वे करते थे और उन्हें ये चीजें बताते थे। और उनका टाइम था 1:30-2 बजे से 5 बजे के बीच वो मिलते थे, क्योंकि 5 बजे दोबारा उन्हें काम पे जाना रहता था अपनी मम्मी के साथ, लड़कियों को। ओके। तो फिर उनसे बात की तो उन बच्चियों को मजा आया कि अरे नहीं, हमको फ्री में सिखा रहे हैं ब्यूटिशियन का और टेलरिंग का, तो हम तो करेंगे। लेकिन क्या होता था कि उनके पेरेंट्स से एग्री नहीं थे उस चीज के लिए। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग आए हैं हमारे बच्चों को भड़काने के लिए। ओके। तो वो बच्चियों का इंटरेस्ट था, तो वो ऑफिस बस्ती के पास में ही था, क्योंकि अक्सर एनजीओ के ऑफिसेस ऐसी नीड रहती थी कि बस्ती से कनेक्ट रहता है कि आप बच्चे भी आ सके और हम लोग भी उन तक पहुंच सके। हम्म। वो बच्चियां हमारे पास आती थी, मैम हमें करना है, हमें करना है। मैंने कहा बेटा, मैं तो करो, ये करो, कोशिश हमारी पूरी है कि आप ये चीजें सीखें, लेकिन अब तुम्हारे पेरेंट्स तो मना कर रहे हैं इस चीज के लिए। अरे नहीं, आप कैसे भी करके मनाओ। तो आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि जब मैं वहां उस बच्ची के लिए ना, मुझे एक लगा कि इस बच्ची को सीखना है और हम उसी पर्पज से वहां पे हैं कि हम इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो बस्ती में ना तो रोड थी, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, यानी बहुत ही स्थिति उस समय खराब थी। तो ये सोच के हम लोग टीम के टीम जाते थे उनको सर्वे के माध्यम से उनको जानकारी देना और उनके साथ बैठक करना। तो जब मैं जाती थी हम्म। तो वो क्या करते थे, पेरेंट्स मेरे सामने मुझे देख के दरवाजा बंद कर देते थे। ओ। पहली बार तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कैसी बात, ये ऐसे कैसे होगा, ये बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। बच्ची की ख्वाहिश है कि वो ये चीजें करे, लेकिन पेरेंट्स उसको जाने नहीं दे रहे। और नहीं दे रहे, पेरेंट्स हाँ। न भेजने का कारण ये था कि वो मम्मी के साथ में काम पे जा रही थी, तो उनको कम से कम महीने का 1 से 2 हजार, है ना, उस समय 400-500 रुपए महीना मिलता था हम्म। स्टिंग और काम करने। काम करने का। हाँ। तो वो बोलते कि अगर ये यहाँ जाने लग गई तो ये आमदनी हमारी रुक जाएगी। ये चीज हम्म। उनके दिमाग में थी और उनको ये लगता था कि ये लोग आ गए हैं ना, ये हमारे बच्चों को गुमराह करेंगे। ऐसे करके मैंने फिर, अब ऑफिस में आओ तो वो टारगेट देना भी पड़ता था रिपोर्ट की, काम। ऐसा है तो क्यों नहीं हुआ, वो तो क्वेश्चन मांगेंगे ना, उन्हें तो स्टूडेंट चाहिए। फिर मैंने सोचा कि जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उस बच्ची के लिए 10 बार कम से कम गई होंगी उनके घर पे, और उसके पापा मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते थे। और फिर मैंने कहा अरे। कि अब मैं कुछ भी हो जाए, मैं ये बिल्कुल इस बच्ची को स्टूडेंट बना के ही रहूंगी। तो बार बार मैं गई, फिर मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, नहीं भेजना वो आपकी मर्जी, मैं जबरदस्ती आपकी बच्ची को ये कोर्स कराने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। फिर जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए, हमारा कोर्स होता है 2 बजे से 5 बजे तक। आपकी बच्ची कब काम जाती? बोले सुबह से 8 बजे जाती, 12 बजे आ जाती। मैंने कहा घर आएगी, नहाएगी धोएगी, खाना खाएगी, 2 बजे वहां आ जाएगी। और मैंने कहा दोबारा शाम को कितने बजे जाती? बोले 5 से 6 बजे जाती। तो मैंने कहा बस हम 5 बजे छोड़ देते हैं बच्चों को, वो वहां पे भी जाएगी। अरे नहीं, लेकिन फिर इसने काम छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा देखिए, आपकी लड़की है ये, आज ये चीजें सीख लेगी, कल को ये शादी होके बाहर जाएगी, ये कोर्स कर लेगी तो देखो आमदनी बढ़ेगी। देखो आप अभी उसको बंगलों के काम के लिए भेज रहे हो, कल ये प्रोफेशनल काम करेगी, एजुकेशन इसका बढ़ जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लड़का अच्छा मिलेगा। ये सारी चीजें उनको जब हमने समझाई, और मैंने कहा 4 पैसे घर पे आएंगे, और ये काम ऐसा है कि आपको कहीं जाके जॉब करने की जरूरत नहीं, आप सिलाई घर पे भी कर सकते हैं। ब्यूटिशियन का जो कोर्स वो सीख रही हैं तो वो घर से ही पार्लर चला सकती है, तो उसे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और 4 पैसे घर में आएंगे, और घर के ही लोगों के अगर वो कपड़ों की स्टिचिंग करती है तो घर का पैसा घर में ही रहेगा। तो मुझे ये, हम्म। उनको ये चीजें जब समझाई ना, तो उनकी समझ में आया कि अरे नहीं, ये मैडम सही कह रही हैं और अपने को बच्चे को भेजना चाहिए। मैंने कहा आप सिर्फ 1 महीना भेज के देखिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची आपकी बात नहीं मान रही और हमारी बात मान रही है,
तो आप मत भेजिए उसे। तो ये ऐसे जी। करके जब है ना वो बच्ची आने लग गई, और हमने क्या किया था कि उन बच्चों के रहन सहन पे भी विशेष ध्यान दिया, रहने पूरा है ने पूरा उनको चीजें कि कपड़े कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, हेयर स्टाइल तुम्हारी, क्योंकि उस समय बड़ी स्थिति अलग थी। अब तो बहुत स्मार्ट हो गए, अब तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय अलग ही माहौल था। वो सारी चीजें उनको जब सिखाई, मैंने कहा बेटा तुम किसी के घर में खाना बनाने जाती हो, या तो तुम सुंदर अच्छी दिखोगी तो अगला और तुम्हें सैलरी भी तुम्हारी बढ़ाएगा, और प्लस तुम्हें पसंद भी करेगा, और तुम्हें देख के दूसरों के यहाँ पे भी तुम्हें काम मिल सकेगा। तो उसमें कुछ शादीशुदा भी लड़कियां थी, 18-20 साल की लड़कियां, क्योंकि वो उसमें ये था कि 18 से 30 साल तक के ही लोगों को, पहले तो 28 साल तक का ही था, 18 से 28 तक के ही बच्चों को हाँ। हाँ। ओपेनिंग ट्रेनिंग में जोड़ना, ये बेंगलोर का प्रोजेक्ट था। फिर है ना बाद में इनसे वो सीखने आने लगे बच्चियां तो उनको देख के और बच्चियां भी बढ़ने लग गई, तो वो क्लासेस और क्या 2 शिफ्ट में चालू होने लग गई। ब्यूटी क्या बात पार्लर है। का भी कोर्स अच्छा चल रहा था, सिलाई का भी, और बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लग गई थी, तो उनको देख के और और लोग भी जुड़ने लगे। तो पहली बार हमें 3-4 महीने काफी मेहनत करना पड़ी, उसके बाद तो ये हुआ कि खुद ब खुद लोग हमारे पास आने लग गए। पहले से ही एडमिशन हो जाते थे कि जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैडम प्लीज आप हमें इस कोर्स से बता जोड़िएगा। दीजिएगा। हाँ, और फिर वो हाँ। बैठकें करते थे, हमारा नियम ही था रोज, जैसे क्लासेस तो वो टीचर अलग है उनके, ब्यूटिशियन की और ये सब, और हमारा काम था लोगों को जागरूक करना। तो वो जो 3 महीने थे जिसमें आपको लोगों को इकट्ठा करने में और बच्चों को इकट्ठा करने में टाइम लगा, सबसे ज्यादा आपको परेशानी किस चीज में आई, कठिनाई कहाँ सबसे ज्यादा महसूस हुई? कठिनाई ये आई कि लोगों से बात करना, उनको घर से बाहर कैसे निकालना, क्योंकि ये मेरे लिए भी ये नया काम था, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी, और प्लस एकदम से आप वो ऐसे जगह काम करना जो बस्ती में जाके उन लोगों से बात करना, तो बड़ी दिक्कत आती थी लोगों को चीजों को समझाना कि हम अपना नाम, प्लस किस पर्पज से हम आप तक आए हैं, ये सारी चीजें बताना उनको। कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। फिर ये भी होता था कि ग्रुप में हमको दिखी महिला है तो ऐसा लगता था अरे चलो 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 यहाँ जाके इनसे बात करते हैं। तो पता चला वो है ना हट जाती थी हम्म। कि अरे नहीं पता नहीं ये क्या, क्योंकि उस समय स्थितियां कुछ अलग थी, यानी एकदम नया अलग। था तब, 2010-11 की बात जो मैं कर रही हूँ। उस समय लोग ना अपने एरिया में कोई नया व्यक्ति आया उससे बातचीत करने में, महिला होते हुए भी महिला से बात करने में उनको झिझक महसूस होती थी। और तो वो ये ट्रस्ट चीजें, भी नहीं हाँ, कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ। पता नहीं ये क्या बोलेगी, क्या करेगी, ऐसा था। और बहुत बार तो ये भी होता था कि है ना महिलाएं काम पे जा रही हैं और पुरुष वर्ग अपना सर्कल में बैठ रहे हैं, जैसे हम मंदिर के पास बैठ के मीटिंग करना रहता था हमारा, या किसी पेड़ के पास बैठ के मीटिंग करना रहता था, तो वहां पे वो पुरुष वर्ग है ना पत्ते खेलते थे। अब वो हाँ। नशा भी करते थे, तो हमें ना हाँ। अपने आप को बहुत सेफ लेके चलना पड़ता था। तो से- एक मुझे अच्छे से याद है कि महिलाओं को हमारी बातें बहुत अच्छी लगती थी कि अरे नहीं, क्योंकि हम लोग है ना सिर्फ काम की, यानी जो हम जिस पर्पज से वहां जा रहे हैं वो नहीं, इसके अलावा भी हमको है ना उनको बांधने के लिए बहुत सारी स्टोरियां, या हमारा हम क्यों घर से बाहर निकले, क्या स्थिति हमारी है, तो ये सारी चीजें बताना उनको, ताकि उन्हें भी ऐसा होता रहे नहीं मैं भी तो कर सकती हूँ ये, जब ये दीदी कर रही है तो मैं भी ये चीजें कर सकती थी। तो पुरुष वर्ग को क्या लगता था कि ये है ना हमारी महिलाओं को भड़का, हमारी बच्चियों को और महिलाओं को भड़काने आ गई। तो एक व्यक्ति आपस में इन लोगों ने बात करी और डंडा लेके आ गया हमारे साथ, और उस समय इत्तेफाक से मैं अकेली थी। अरे बाप रे। और वो बोले आप मीटिंग करके देखो, आप भड़काती, बोले निकलो यहाँ से। अब मैंने कहा मैं ना घर की ना घाट की वाली स्थिति में ऑफिस भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे तो तो एक आप टास्क दिया गया है और उसको भी मेरे को पूरा करना है। और वो फिर मैंने अपने आप के अंदर शक्ति लाई, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ तो, इसमें क्या हुआ कि
ईश्वर की भी एक अपना आशीर्वाद होता है, ये कहना चाहिए। तो मैंने माँ को याद करा, श्री माता जी को, तो मैंने कहा अब कैसे करूं, क्या करूं, ना मैं जा सकती क्योंकि मुझे शुरुआत ही थी नौकरी करने की और मुझे हाँ नीड भी थी कि हाँ। मैंने कहा अब मुझे पीछे हटना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं घर गई तो घर कोई ऐसा वो नहीं था कि आपको बिल्कुल नौकरी पे जाना ही है, हस्बैंड की भी कोई फोर्स नहीं था, बस तुम्हारी खुशी, तुम खुश रहो उसमें हमारी खुशी है, ये शब्द मेरे हस्बैंड के हमेशा रहे। तो मैंने कहा हम्म। यार क्या करूं मैं, तो वो महिलाओं ने मुझे साथ दिया। उन्होंने कहा अरे दीदी वाह। चिंता मत करो, आप है ना सोमवार के दिन हम है ना वहां भजन करने आएंगे, क्योंकि हम्म। भक्ति भाव से परिपूर्ण रहती है बस्ती की महिलाएं ज्यादा। हाँ श्रावण हाँ। का महीना चल रहा था और उस समय उन्होंने कहा दीदी हम कल भजन करेंगे वहां पे, तो आप वहां पे आ हम्म जाइएगा। तो हम मंदिर में जाके भजन मंडली भजन के साथ भजन गा सुना, हम्म। वो आराधना भी करी वहां पे बैठ के, और फिर धीरे से बोले दीदी अब आप अपनी बात रखो। अच्छा, तो फिर आपने ऐसी वो महिलाओं के साथ उनके पतियों से भी बात करी कि आपने सिर्फ फिर महिलाओं से ही बात सिर्फ करी? महिलाओं से, क्योंकि वो तो खुद ही बोलती थी अरे ये कर हमको आपसे बात ही नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके और दिमाग में ये और था उस दिन जब आपको जिसने रोका था, वहां से आप फिर निकल गए थे कि आप वहां खड़े होकर उनसे बात करी थी? नहीं, मैंने कहा भैया मैं कोई भड़काने नहीं आई, मैं अच्छी बात करने। बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छी बात, बोले पता है आपकी अच्छी बात क्या होती है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं आपकी बच्चियों को एजुकेशन से, जो आपने बच्चियों को घर पे बिठा के रखा है उनको पढ़ाने का वो अरे नहीं नहीं वो फिर काम छोड़ देंगी ये सब कुछ। मैंने कहा काम भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनसे भी बात, क्योंकि क्या होता है ना कि आप किसी के घर से बच्चे को ऐसे ला नहीं सकते, हम्म। क्योंकि पेरेंट्स की सहमति भी बहुत जरूरी होती है। नहीं हम्म। तो पता चला वो एनजीओ के सामने आके खड़े होके हंगामा कर रहे हैं, बहुत बार होता भी था ये कि अरे तुम भड़का देखने आते थे कि क्या सिखा रहे हैं ये लोग। जब वो देखते थे कि ब्यूटी पार्लर का चल रहा है, सिलाई मशीनें रखी हैं, टेबल कुर्सियां रखी हैं और इतने लोग हम्म। यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये देखने हम्म। भी आते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं या कुछ गलत काम करवा रहे हैं। ये स्थिति अच्छा। थी। ये है ना उनका मानसिकता उनकी बदलना बहुत जरूरी, उस समय बहुत हम्म। जरूरी था। कभी कभी तो मुझे रोना भी आ जाता था फील्ड में कि अरे यार मैं कैसे करूंगी, या कितना कठिन काम है और ये सारी चीजें। फिर मैं सोचती थी नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप को समझाती थी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, ये सब तो चलता रहेगा, इससे पीछे नहीं बनेगा। फिर वापस वही घर में बैठे रहो, और वो चलो मुझे घर में बैठना नहीं था और मुझे आगे हम्म। बढ़ना था, तो वो सोच के मैं अपनी काम करते थे। काम करते रही आपने पूरी जब फील्ड कोशिश। वर्क किया, तो आपने जब फील्ड वर्क शुरू किया तो आपके जो परिवार के लोग थे, और मेनली परिवार से मेरा मतलब है आपके बच्चे और आपके हस्बैंड, तो उनका आपके काम के प्रति कैसा बिहेवियर था? मतलब वो लोग पॉजिटिव थे, आपको मना करते थे कि मत जाओ, ये काम नहीं करना है, आप सेफ नहीं हो? क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न था ये वाले काम में। नहीं उनका वैसा कोई वो नहीं था, ठीक है करो, तुम अच्छा लग रहा है, तुम काम कर रही हो, और अच्छा लग रहा था उनको कि नहीं कुछ हटके हो रहा हाँ। था काम। तो ये चीजें, और बाकी की क्या होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ हस्बैंड को डेली बताती थी कि ऐसा ऐसा काम है, मैंने देखो आज ये किया, मैं रोज का रिपोर्ट देती थी उनको। और हम्म। परिवार में नहीं ये चर्चा, बस मैं एनजीओ में जा रही हूँ काम कर रही हूँ बस इतना। क्योंकि जब मैं बोलूंगी कि अरे मैं ये चीजें लेके घूम रही हूँ या ये सारी चीजें, तो कुछ कुछ लोगों ने बोला कि अरे काहे के लिए कर रहे हो, तुम्हारे हस्बैंड तो। मैंने कहा देखो वो उनका कर रहे हैं, मैं मेरा कर रही सही। हूँ, सही बात। है ना। और अगर ऐसी टीवी स्थिति है और की उस समय पहले नीड, भी है। हाँ, और बहुत से और हाँ। क्या जरूरत है तुम्हें इतना, तो सब तो मैंने कहा कि नहीं आप दोगे क्या मुझे। सही बात है। मैंने यही सवाल जवाब एक दो लोगों को दिया कि ये सारी चीजें, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर बाद में मुझे इस टाइप की बात करने की बात कि करने की। गलियों में घूम रही है या बस्ती में। मुझे कोई वो नहीं, मुझे नया एक मजा आ रहा था उसको करने में कि अरे नहीं यार। और मजा इसलिए आ रहा था कि क्योंकि है ना मैं पहले स्कूल में थी, स्कूल में टीचर गई,
स्टूडेंट उसको तैयार मिल गए, पढ़ाया, निकल गए। यहाँ पे ये चीज हम्म। नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको उन लोगों को यहाँ तक लाना है, सही बात। और लाने के लिए आपको कितना कुछ सफर कर रहा है। पेरेंट्स से बात कर रहे हैं आप, उनको ये चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये स्थिति लाने में 4-5 महीने लगे मुझे, लेकिन फिर उसके बाद तो मुझे इतना मजा आने लगा कि वो फिर लोग पहचानने भी लगे। फिर इसके बाद हमको, पहले तो 2 ही फील्ड थी, फिर उसके बाद है हम्म। ना और भी एनजीओ में कैसे काम आने लगे, तो सर वो सोचते कि नहीं, किसी और को, 4 लोग ही थे हम लोग उस ऑफिस में, अलग अलग। एक अकाउंटेंट था, फील्ड में मैं थी, हम्म। और एक टीचर ट्रेनिंग, और एक मेरे बॉस, बस, और कोई नहीं था। हम्म। तो फिर ये चीजें, तो उनके पास और काम आया, तो बोले अरे अपने एक बंदे को रखते हैं, ऐसा करते। तो हम तीनों ने आपस में बात करी। मैंने कहा सर, हम्म। आप 4,000 में एक अगले को रख रहे थे, उससे चाहे 1,000 हम सबको ही बांट देना, हम ये काम कर लेंगे। तो सर क्या ने कहा बात ठीक है। है, मैं देखूंगा तुमको ये कर पाओगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर, कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो। तो हम चारों ने वो काम बांट लिया, हमने आपस में यूनिटी बनाई, और मिल के काम करने लग गए। क्या तो बात वो है। चीजें, तो वो काम भी, और दूसरा काम भी हम सीखते गए वहां, क्योंकि केवल यही काम नहीं था। और मैं तो एक टीचर बन के ही गई थी, लेकिन मुझे फील्ड में भी काम करना था। तो सही ये बात। सारी चीजें मैंने 4 साल, 2010 से लेके 14 तक की, और मैं उसमें अच्छी तरह से रच बस गई। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना है, और मुझे ये फील्ड ही चुनना है। इसके बाद फिर है ना प्रोजेक्ट दूसरा आया, जिसमें कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट वेंडर और डोमेस्टिक वर्कर के राइट्स के लिए काम करना था, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की हाँ। स्कीमें पता ही नहीं थी कि हमारे लिए क्या आया है और क्या चल रहा है। वो तो बस गवर्नमेंट के पास आया कागज में और बस चले गए। लेकिन उन्होंने फिर एनजीओ एक माध्यम बनाया कि आप वहां तक, उन तक पहुंचाओ उन लोगों को। उनके लिए हम्म। क्या कार्ड बन रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर के, उस कार्ड से उनको क्या बेनिफिट है, उसकी मीटिंग करना, उसके बारे में जानकारी देना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं उनको, तो कौन कौन से हम्म। डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स तक हमने बनवाए, तब आधार कार्ड बनना स्टार्ट ही हुआ था। अच्छा। तो आधार कार्ड कैसे बनना है, उसमें क्या क्या चीजें लगनी है, ये सारी चीजें। फिर हमने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया कलेक्टेड ऑफिस में, कि यहाँ पे इतनी सारे लोग हैं जिनके ये डॉक्यूमेंट्स बने ही नहीं है, तो आप कोई शिविर यहाँ पे लगाइए। तो बोले उसमें क्या होगा फायदा। मैंने कहा सर, हम इस लोग देंगे, आप सिर्फ आके बैठिए, क्योंकि एक हम्म। एक को वहां तक पहुंचाना मुश्किल था। और तब क्या था कि हम्म। लोक सेवा केंद्र सिर्फ 2 ही जगह थे, तो लोगों को किराए से जाना, एक तो आमदनी उनकी कम, बस सर्विस भी नहीं थी इतनी हम्म। ज्यादा, तो उसमें उनको हम्म। वहां तक जाना है, उनको अपने काम से छुट्टी लेना, फिर पैसे भी कट रहे हैं, ये सारी चीजें थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक जन सुनवाई के माध्यम से शिविर लगाएं, ताकि अधिक से हम्म। अधिक लोगों को ये चीजों का बेनिफिट मिले। तो इनके जो कार्ड बनते, जैसे डोमेस्टिक वर्कर का कार्ड बन रहा है, तो उसमें ना महिला की डिलीवरी पे, 2 डिलीवरी के लिए 7,500 रुपए उनके अकाउंट में आते थे। हाँ। ये फायदे उनको बताए कि ये बनना हाँ। जरूरी, क्योंकि वो लोग है ना अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी डरते थे कि नहीं बनाना, हमको पता नहीं क्या करेंगे ये हमारे इसके। तो वो हम्म। कार्ड के लिए बेनिफिट बताए कि ये चीजें, प्लस जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो एक राशन की पर्ची बनेगी, तो तुमको इससे अनाज भी मिल जाएगा। राशन कार्ड सही नहीं बात। तो ये बेनिफिट है आपको। इसके साथ में ही गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, या सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है, तो स्कॉलरशिप भी इस कार्ड से आपके बच्चे को मिलेगी। उस समय ये फैसिलिटी थी। तो ये लालच हाँ। उनको दिखा कि नहीं, ये चीजें हमारे फायदे की है। इससे फिर वो हम्म। इससे जुड़ने लगे, और प्लस ये होना लगा कि वो है ना खुद हमारे ऑफिस में आने लगे। मैडम बोले आप, मैं यहाँ पे आके, और भी महिलाएं हैं, उनको जानकारी देना। तो मैंने कहा ठीक है, मीटिंग के लिए अरेंज कर दो दिन, महिलाएं इकट्ठी हम्म। कर दो, और हम हम्म। आके आपको वहां पे जानकारी देंगे। उसके लिए उन महिलाओं ने आगे आई, और अपने लाभ उसके लिए, और उन्होंने हस्बैंड को भी बताया। बोले नहीं नहीं, वो दीदी है ना, कोई गलत चीजें नहीं सिखाने आ रही, अपने फायदे के लिए ही आई है वो। कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी ऐसे ही कार्ड बनता था, तो उसमें होता था कि बच्ची की, 2 बच्चियों की शादी के लिए उस समय 25,000 रुपए शादी के लिए
सीएम हेल्पलाइन से मिलते थे। तो ओके। कंस्ट्रक्शन वर्कर की महिलाएं भी जुड़ी, तो क्या होता था, पुरुष तो सुबह 8 बजे चले जाते थे, हमारा ऑफिस का टाइम 10 से 6, पुरुष वर्ग तो हमें मिलता ही नहीं था मीटिंग में, तो उनकी महिलाएं बैठती थी। मैंने कहा नहीं, आप बैठो, आपको हम डॉक्यूमेंट्स बताएंगे क्या क्या चीजें लगनी है, आप लेके आओ, उनके साइन लो, सब कुछ करो। आपने जितना भी काम किया लोगों के साथ, और ये ये जो महिलाओं के जिन चीजों से वो गुजर रही है, और जो आप जब आपको पता चला कि उसके लिए वो सबसे ज्यादा लड़कियों को ही बोल रहे हैं कि आप ही मत जाओ बाहर, आपके हम शादी कर देते हैं, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लड़कियों के साथ ही बुरा हो रहा है और लड़कियों को ही बंद कर रहे हैं। आप ये सिचुएशन, अगर मैं आपको अब बोलूं कि आपको किसी को सजेस्ट करना है, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, कि उनको अगर कभी भी उनके साथ कभी कुछ गलत होता है, तो उनको सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पे उसी वक्त क्या करना चाहिए? दूसरी चीज, उनको सबसे पहले जाके किसको बताना चाहिए और उनके पेरेंट्स को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? ये चीज पे आप अब किस तरीके से उनको करना चाहिए, आप क्या बताओगे? इसमें तो वही, क्योंकि महिला हेल्पलाइन का फोन नंबर है, आप अगर एकदम से कुछ ऐसी स्थिति है कि कोई 4-6 लड़कों ने घेर लिया लड़कियों को एक, तो आप तुरंत वहां पे कॉल कर सकते हैं, तो वो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल आएंगे। दूसरा ऐसा है कि हम्म। आसपास लोगों को बताएंगे। वो बहुत बार मैंने देखा है कि लोग भी ध्यान नहीं देते, अरे कौन पड़े इनके लड़ाई के चक्कर में, कौन यह करे, ये वाली स्थितियां भी आई हैं। हम्म। फिर जहां भी आपको ऐसी सेफ लगता है, या फिर हमने अपने नंबर भी दे के रखे थे जिस एरिया में हमारा एरिया था, तो मैंने कहा आप तुरंत हमें कॉल करो, हम आपकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो करेंगे। इस टाइप का हम्म। सारा चीजें। आपको कितना लगता है कि एक महिला को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, सोच बदलना समय के साथ, उनके आजू बाजू जितने लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका सोच बदलना महिलाओं के प्रति, ये कितना जरूरी है आज के समय में? बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो महंगाई, एक प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों के एजुकेशन वो हो रही है, अपने को भी ऐसा लगता है कि नहीं, उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना है या अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी ये चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए तो दोनों को मिलके ही काम करना है, क्योंकि एक अकेले के भरोसे तो फिर क्या होगा कि लड़का, और बहुत आज भी स्थिति ये है कि लड़के की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते, बस्तियों की हम्म। बात कर रही मैं। और लड़कियों की, अरे ठीक है, शादी तो करना है, 10th पार गई, 12th हो गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, उनको ये है कि नहीं, लड़कियों को ज्यादा ध्यान दो एजुकेशन की तरफ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और कल को हो सकता है ये आपकी साथ, आपको है ना, जैसे लड़का जो सपोर्ट करता है वो लड़की करेगी। सही बात है। केस था कि जब ये वन स्टॉप सेंटर खुला ही खुला था तब, तो ऐसी मीटिंग में कर रही थी, तो एक जो वहां की बेटी, उस बस्ती की बेटी आई, तो उसके ससुराल में ये था कि ये ना बहुत परेशान करते थे उसको, और उसका हस्बैंड का उसकी तरफ वो नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, उसको ध्यान ही नहीं देते थे, वो बिल्कुल है ना, अकेली बेचारी तड़प काम कर रही है और अपना अलग वो कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट उसके तरफ नहीं था, भाभी की तरफ ज्यादा था। तो वो इतनी दुबली पतली हो गई, लोगों ने, वहां के लोगों ने माँ बाप को फोन करके बोला कि आप अपनी बच्ची को ले जाओ, यहाँ बहुत परेशान है वो। उसको गोदी में लेके आए थे, इतनी बीमार थी वो। तो उसकी मम्मी मेरे बैठक में बैठती थी, बोले दीदी आप कैसे भी करके, मेरी बच्ची तो यहाँ तक नहीं आ सकती, आप घर चल के बात करिए उससे। मैंने कहा ठीक है। उसके पास में गई, उसकी बात सुनी, उसकी, मैंने कहा पहले तो आप, इस इलाज तो चल ही रहा था उसका, क्योंकि इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसको। उसका ट्रीटमेंट किया उन्होंने, शुरू कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे करके, फिर जब भी मैं उस वहां जाती थी ना, क्योंकि मुझे फील्ड में ही खाना खाना है, अगर मैं सुबह से वहां निकली है तो मुझे एक जगह ऐसी चाहिए सेफ, तो या तो मैं मंदिर के पास बैठ के खाना खाती थी, मेरा स्थिति यही थी, या पेड़ के पास बैठ के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं वहीं बैठ के, फिर मैं आसपास लोग देखते थे मुझे कि अरे ये, हम्म। तो मैंने उनको बिल्कुल नहीं, खा रहा है अपना, खाने पे ध्यान दिया। और शुरू शुरू में ये चीजें मेरे को बहुत दिक्कत है, अरे लोग घूरते थे,
क्योंकि मैं भी सेफ नहीं थी। मैं दूसरों की सेफ्टी की क्या बात करूं, मैं खुद के प्रति भी दूसरों की निगाहें जो मेरे तरफ होती थी, तब मेरे को बड़ा वो लगता था। पर मेरा लक्ष्य था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरे खुद के लिए कुछ करना है। ये सोच के मैं वो करती थी ना, तो फिर वहीं के लोगों ने मेरे को सपोर्ट करना शुरू, दीदी आप ऐसा करो, हमारे ये आंगन में बैठ जाया करो, या हमारे घर में आके बैठ के खाना खा लिया करो। तो वहां के लोगों ने ही मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे क्या में बात इसके है। घर में जाके मुझे सेफ लगा, क्योंकि उनके घर में उसकी भाभी, मम्मी और वो, तो मैं वहां बैठ के खाना भी खाती थी, और उससे उतना ही टाइम में 1 घंटा आधा घंटा उसको देती थी। फिर देखा, उससे हम्म। बात करी तो बोले 8वीं तक ही पढ़ी। मैंने कहा तुम ऐसा करो, अ, हमारे पढ़ाई ये करो। सेंटर से जुड़ो। उसने सिला वहां पे टेलरिंग सीखी, और उसका 10th का फॉर्म भरा है। मैंने कहा ठीक है, वो हम्म। जो कर रहा है वो तो मजे में रह रहा, तुम काहे को उसके लिए घुट घुट के जी रही हो। सही तो बात है। उसकी मम्मी का, पापा का, और उस परिवार का मेरे प्रति एक विश्वास काफी जागा। बोले नहीं, ये सही ज्ञान दे रहे, और वो मेरी सुनती भी थी। फिर मैंने हम्म। कहा वन स्टॉप सेंटर में भी उसका केस लगा दिया, वहां से भी वो होता रहा, इधर इसको ट्रेनिंग भी दी गई, 10th का फॉर्म भी भर दिया। और मैं खाना खाने जाती थी तो वहीं बैठ के उससे कहती थी कि तेरे को जो समझ में नहीं आए, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। क्योंकि मैं वहां हाँ। पढ़ाने का ऑफिस में था ही मेरा 2 घंटे, स्पेशल मैं उसको पढ़ाती थी, और वो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ती भी थी। जब उसने टेलरिंग कर ली ना, तो हमने क्या किया कि बस्ती में ही टेलरिंग सेंटर खोला, और उसी को टीचर रख दिया। क्या उसकी बात है। आमदनी भी बढ़ गई, 3,000 रुपए महीना उसको मिलने लगा। 2 घंटे वो सिखाती थी, और मोहल्ले के बच्चे बच्चियां वहां सीखने आती थी, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ थी 20 स्टूडेंट ही चाहिए रहते थे, इससे ज्यादा नहीं। उस वहीं पे रूम लिया, वहीं सेंटर खोल दिया, और एनजीओ ने मशीनें मशीनें भी वो रहता ही था कि कहीं भी आप खोल रहे हैं तो ये सारा सामान वहां। मिलेगा। हाँ। उसको एक खड़ा होने की एक मजबूती आ गई, और मैं उसको बार बार कहती थी कोई बात नहीं, वो तो मजे में है, तुम अपने लिए जियो। उसके मम्मी पापा भी वो करने लगे कि जो चीज हम नहीं कर पाए वो आपकी संस्था ने और आपके हेल्प से हो पाया। वहां पे परामर्श हुआ तो पति भी एग्री हो गए, ठीक है जितना सामान था, सामान तो हम नहीं देंगे, लेकिन उसको जो 3,000 4,000 रुपए महीना करके वो कोर्ट के जरिए उसको कलेक्टेड ऑफिस में दिया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, उसने देना बंद कर दिया। फिर केस करा, फॉलो फॉलोअप भी होता है। जब आप केस भेजते हो ना, तो उसका फॉलोअप भी आपको देना पड़ता है। एक केस स्टडी बननी हम्म। होती है, उसमें फॉलोअप भी होता है कि अब इसके साथ ये स्थिति आई है। फिर बाद में ये हुआ कि वो बोले दीदी मैं तो नहीं वो करूंगी, तलाक ही जाओ। मैंने कहा तुम अपने खुद का डिसीजन होगा। बोले मुझे सही वहां बात जाना है। ही नहीं, क्योंकि देखो उसने पैसा दे रहा था, अब देना भी बंद कर दिया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, तलाक हुआ उसका। फिर उसको 1.5 2 लाख रुपए जो भी मिलना थे उसके हस्बैंड ने उसको दिए। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी 1 2 साल उसके लिए। फिर वो हम्म। केस कोर्ट में चला गया। यहाँ पे तो सिर्फ परामर्श का ही था, वन स्टॉप हम्म। सेंटर में। तो ये मेरा केस पहला था, और ये बहुत सक्सेस रहा, तो मुझे और अपने आप में खूब अच्छा लगा। और हाँ। और उसी ने उसको मैं खड़ा करती थी बैठकों में कि देखो ये हम्म। लड़की को आपने देखा है, और ये तो इसके माध्यम से बहुत सारे केसेस निकलने लगे। एक लड़की जिसको प्रेग्नेंट थी, उसका मायके में आई थी डिलीवरी के लिए, तो उसके हस्बैंड को पता चला कि इसका, डॉक्टर ने बता दिया कि इसका सीजरियन से ही बेबी होगा। उसने देखा, हम्म। कैलकुलेशन किया कि अरे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, तो मायके में ही छोड़ दिया उसने। अरे। हाँ, और उसकी मम्मी बहनें सब हमारे ग्रुप से जुड़ी बैठकों हुई में, थी। कि हम लोग हफ्ते में 15 दिन में एक बैठक हर बस्ती में करते थे। जब ऐसे हुआ तो हम्म। वो एक सहेली ने उसको बोला, बोला अरे ये दीदी अच्छा ये करती है, इनसे बात करते हैं अपन। तो उसकी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि इसके साथ ऐसी ऐसी स्थिति है, इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया है। हम्म। बच्चा हो गया, देखने आया नहीं, और वो बेचारी डिस्टर्ब सी डिप्रेशन में जा ऐसी स्थिति में बैठी रहती। फिर मैंने उसको समझ में आ गया कि इसकी मदद मुझे करना चाहिए। तो बाहर में जब भी फील्ड में जाती थी ना, उसके पास जाके बैठ जाती थी, हम्म। उससे चर्चा करती। अरे वो 2 3 बार तो उसने कुछ बताना बात उचित नहीं नहीं, करी। फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा देख,
अभी तो मम्मी के पास है, मम्मी तेरे को वो, क्योंकि मम्मी भी डोमेस्टिक वर्कर, पिता हम्म। कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो मैंने कहा बेटा अभी तो चल रहा है, भाभियां मतलब तुम्हारे भाइयों की भी शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, बच्चा है तुम्हारे साथ में, तुम काम पे जाओ। उसकी मम्मी से मैंने कहा इसके बच्चे को तुम संभालना 2 घंटे, और ये काम पे हम्म। जाएगी। वो काम पे जाने लगी, उसको 500 का काम मिला, फिर 1000 का मिला, 2000 का काम मिला, काम पे लग गई। फिर मैंने उसको धीरे से समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे काम नहीं, बच्चा तो कोई मायके से मिला नहीं है, इसके लिए अपन हम्म। लड़ाई लड़ेंगे। फिर मैंने वन स्टॉप सेंटर में लेके गई उसको। और बहुत बार क्या होता है कि वो लोग जाते ही मालूम ही नहीं कहाँ जाएंगे क्या है, तो हमारी संस्था बराबर उनके लिए कन्वेंस देती थी हमको, ऑटो में लेके हम उनको जाते थे। और हमें हम्म। ना उनको घर से नहीं लेते थे, उनसे कहते थे कि वहां स्टॉप पे मिलेंगे अपन, हाँ। क्योंकि फिर निगाहें कौन सी क्या देख रही है, आप किसको क्या बोलोगे। सही ये बात है। अभी ध्यान रखना है, इस चीजों का भी रखना होता था हमको। तो हम लोग हम्म। ऑटो से उसको लेके गई, वो दिखाया वो सब, फिर वो लड़ने, अरे फिर उस परामर्श के लिए बोला कि, तो वो बोले मैं तो तलाक, वो भी गर्म थी लड़की का हम्म। वो भी गर्म, बोले मैं तलाक लूंगी। वो कहता ठीक है दे दूंगा तलाक। फिर उसको पूछा गया तो कितना कमाता है, बोले 10,000। तो बोले 5,000 इसको देना पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा हम्म। तेरा है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई ये सब। उसने हम्म। कैलकुलेशन किया। फिर बाद में उसको समझ में कि ये इतनी स्मार्ट नहीं है, इतना दिमाग इसको कोई और दे रहा है। हम्म। तो मैं बता रही हूँ उस व्यक्ति ने मुझे ढूंढना शुरू किया अरे कि बाप रे। कौन है जो मेरे को सिखा रही है। और मैं क्या करती थी, बैठक में ही बात कर रही, चले गए, और ये वाले टॉपिक पे हम चर्चा ही नहीं करते थे, अकेले में बात करते थे। हम्म। और वो लड़की इतनी समझदार कि ये मेरे लिए काम कर रही है, उसकी मम्मी और दीदी ने कहा। और वो है ना, हमसे कहते थे कि दीदी, मैं आपका नाम तो हमने बताया ही नहीं, कौन है क्या है, हम्म। कहाँ बैठी है, क्या है, कुछ नहीं। और हम चर्चा भी करते थे तो दूसरी बस्ती में जाके करते थे। बोले दीदी उस हाँ। बस्ती में आप जाती हो ना, वहां पे मैं मिलूंगी आपसे, फोन नंबर ले लिया मेरा, अपन वहां बात करेंगे। उसने अपना मेरा नंबर सेव भी नहीं करा, एक पर्ची में लिख के रखा, क्योंकि खोल के देख हम्म। लेगा वो किसका नंबर है क्या है। ये चीजें 2016 की बात है ये। अरे बाप रे। तो उसने मेरा सपोर्ट किया, बोले दीदी ऐसी सी बात है और मेरा पति आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि वो बस्ती के लोगों का कुछ नहीं कह सकते कब क्या करेंगे। लेकिन जब है ना हम्म। उनका समझौता हुआ और उसका सब कैलकुलेशन उसका किया मैडम ने, कि देख 5,000 तू 10,000 कमा, तो फिर वो बीबी बोलती नहीं ये तो मैकेनिक है, ये तो ज्यादा कमाता है, कम बता रहा है, क्योंकि हम्म। अक्सर जेंट्स लोग अपनी इनकम कम बताते हैं कि फिर तो हाँ। इसको आगे हाँ। देना पड़ेगा मुझे। ये सारी चीजें हुई तो वो फिर समझौता हो गया दोनों का, और बढ़िया उनका वो सेटल हो गया मामला। बट इंडिया में मैंने ये नॉर्मली देखा है कि विमेन्स के मेरे को नहीं पता बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट इंडिया में महिलाओं को लेके लोगों को लगता है कि इनको अगर काम करने भेजा या इनको ज्यादा पढ़ा दिया तो ये इनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़े लोगों की शादी नहीं होती, पढ़ी लड़कियों की, और होनी भी नहीं चाहिए, फिर वो ज्यादा बोलेंगी, फिर वो अपना ओपिनियन रखेंगी। और लड़कियां ओपिनियन रखना और ज्यादा बोलना और मॉडर्न थॉट प्रोसेस के साथ आगे चलना ये गलत बातें हैं। और ये आज भी हो रहा है, ये आज भी है रूरल एरिया में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। आज भी हम जाके देखेंगे तो घर में हर तीसरे घर में या हर चौथे घर में कोई ऐसी बात जरूर सुनने को मिलेगी जो मुझे लगता है कि एक महिला सुन के अनसुना कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो होता ही है, ये ऐसा तो बोलते ही है, ये तो सुनना ही पड़ता है। बट आपने 2010 में ये सब शुरू, ये पूरी आपकी जर्नी शुरू करी और आज आप 2025 में हो। आपकी शुरुआत से लेके आज तक आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखे कि ये पहले होता था अब नहीं होता, या ये पहले नहीं होता था और ये अब बहुत होता है? पहले क्या होता था कि लोगों के साथ हर इन्हें कहते हैं ना कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, क्योंकि ताने हम्म। मारना है किसी चीज के लिए या कुछ कमेंट्स करना है तो महिला ही महिला को वो करती, पुरुष वर्ग बहुत कम बोलते हैं इस विषय पे।
तो उस समय बेचारी चुपचाप रहती थी, अरे क्या करना, माँ बाप ने तो बोला है कि डोली यहाँ से गई है तो अर्थी तुम्हारी वहीं से उठेगी। हम्म। ये चीज हम्म। दिमाग में भर दी जाती है। तो क्या था कि तब है ना उनके दिमाग में यही था कि अरे भाई मार रहा है तो मार खाना ही है, और जो यातना भोगनी है वो तो हमें भोगना है, और अंत हमारा यहीं से होना है। लेकिन आज एक तो टीवी ने, कुछ एनजीओ ने, प्लस आजकल यूट्यूब और ये काफी कुछ है, तो उसमें इतनी जागरूकता आ गई है इंफॉर्मेशन। लोगों में, वो अपने हाँ। लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए, अपने लिए अपने अधिकार के लिए आवाज लेना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे नहीं हटो, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, छोड़ो, हम जाके वो कर सकते हैं। या फिर वो अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ा देंगे कि है ना, जो चीज हमने सफर की वो हमारे बच्चे ना कर। हम्म। ये सारी चीजें आ गई हैं अब काफी, इन्हें बहुत फर्क पड़ गया है जब हमारे समय में और आज के समय में बहुत स्थितियां बदल गई हैं। और साथ में हमने ना ये भी शुरू कर दिया था, क्योंकि लड़कियों के साथ दिक्कतें करते हैं तो छेड़खानी लड़के, तो मैंने उन महिलाओं से ये भी कहा कि आप अपने लड़कों को भी शिक्षा दो कि किसी की बच्ची को परेशान नहीं करना, अपने घर में भी बच्ची है। सही बात है। मैंने कहा जब तेरी बहन को कोई कुछ बोलेगा तो तू तो मारने खड़ा हो जाएगा, फिर वो भी तो किसी की बहन है। सही तो बात ये है। चीजें भी हमने शुरू करना शुरू कर दिया था कि आप है ना, क्योंकि स्थितियां कौन खराब कर रहा है यही, तो इनको भी जागरूक करो। ऐसा नहीं कि सही अरे बात। भाई वो तो उसको अधिकार है परेशान करने का, मारने का, ये वो सब। बहुत से लोग अपने जैसे बहू हैं तो उसको परेशान करना, लेकिन उसको हम लोग मीटिंग के माध्यम से ये चीजें बताते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी है वो आपकी, पूंजी है वो आपकी, काम हम्म। वही आएगी। बहुत होता है ना, बेटियां आके भड़का के जा रही है, अरे ऐसा है, तू तो ये करा कर, तू तो वो करा कर, तू तो ऐसा है, वो तो ऐसी ऐसी, बहुत सारे किस्से ने इतने रोज के ही सुनते थे हम लोग। तो मैं उनसे ये कहती कि नहीं, इसको अपना साथी बनाओ, ये आपके काम आएगी। देखो प्रेम का सब भूखा होता है, आप प्रेम करोगे तो वो आपको प्रेम करेगी। अगर आप उसको तिरस्कृत करेंगे, टॉर्चर करेंगे, बात नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं बताएंगे, समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो ये चीजें आने वाले कल के लिए आपके लिए ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा, दोनों के लिए। मैं एक का नहीं बोल रही हूँ, सही। दोनों के लिए। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जानने को मिला। थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करे, और एक जो है ना, एक ऐसा लग रहा था कि मजा आ गया, वो पूरी यात्रा जो तय की, उसके जो बीच बीच में पड़ाव आते गए, कुछ मिला कुछ खोया लेकिन मजेदार यात्रा रही, जिसमें मेरे परिवार ने काफी सपोर्ट किया, खास तौर पे मेरे बेटे ने, क्योंकि मैं उसको बस्ती में लेके जाती थी। मैं उसको कहती थी चल मेरे साथ, मुझे छोड़ के आ, तू देख मम्मा कैसे चीजों को सफर करती है, कैसे। मैंने कहा तुमको ये सब नहीं, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, और ये सारी चीजें। पढ़ाई भी मैंने इस बीच जारी रखी, क्योंकि मेरे को एमएसडब्ल्यू मेरा नहीं था, मैंने वो किया, एक ड्रीम था मेरा कि मैं उसको करूंगी, और वो मैंने 2021 में एडमिशन लिया था, और उसके बाद मैंने पूरा वो कोर्स किया। एक वो उदाहरण बच्चों के लिए है, और दूसरों को भी सिखाती थी कि देखो, मैं भी घर का काम भी कर रही हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ, और पढ़ भी रही हूँ, वो बच्चियों के लिए भी, प्लस मेरे बच्चों के लिए भी, कि पढ़ाई की कोई, पढ़ने की उम्र कोई नहीं उम्र नहीं। होती होती। आप सही बात। अपने पढ़ाओ को आगे, एजु मतलब हर चीज सीखते हुए आगे बढ़ो। सही बात है। थैंक यू सो तो मच थैंक यू सो मच।